तो जब हम पेपेन से ट्रीट करते हैं, यानी जब एंजाइमेटिक डाइजेशन करा रहे हैं, जब हम पेपेन एंजाइम से जब हम इनको ट्रीट करते हैं किसको, एंटीबॉडीज़ को, तो ये जो डाइसल्फाइड इसमें प्रेजेंट है, इसके एबो द डाइसल्फाइड बॉन्ड ये क्लीवेज कराता है, ठीक है। तो एबो द डाइसल्फाइड बॉन्ड जब ये क्लीवेज कराता है तो हमें 3 फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ से ऐसे क्लीवेज कराया, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, तो हमें ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये कहाँ पे, ये हमें मिलता है, ठीक है, पेपेन के साथ में। ये जो राइट में आप देख रहे हो ये वाला, ये पेप्सिन के साथ में है, ठीक है। पेपेन का ये वाला है, ठीक, ये वाला केस जो है पेपेन का है। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जब पेपेन को यूज़ किया तो यहाँ आप देखें, जो पेपेन ने एक्ट किया है कहाँ पे, एबो द डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ पे एक्ट किया है, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, 3 फ्रैगमेंट मिल रहा है। तो एक तो ये फ्रैगमेंट मिल रहा है FAB, यानी फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग एक, और फ्रैगमेंट एंटीजन FAB रीजन हो गया फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, ठीक है। तो 2 FAB मिल रहा है, ठीक है, और हमें FC रीजन यानी जो कांस्टेंट रीजन है, ठीक है, FC हो गया फ्रैगमेंट कांस्टेंट रीजन, ये वाला, ठीक है ना। तो हमें क्या कितना मिल रहा है, 3 फ्रैगमेंट्स मिल रहा है, ठीक है ना। टू FAB रीजन मिल रहा है, ठीक है, सॉल्युबल फ्रैगमेंट विच बाइंड टू द एंटीजेंस, और ये पार्ट है जो किसके साथ में बाइंड करता है, एंटीजन के साथ में बाइंड करते हैं, ठीक है। और 1 FC रीजन मिल रहा है, और ये 1 FC रीजन ये हो गया, ठीक है ना, इनसॉल्युबल एंड विच इज़ क्रिस्टलाइज्ड इन कोल्ड, ठीक है। सो दिस इज़ जब पेपेन की हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हेन पेपेन की हम पेपेन एंजाइम को यूज़ करते हैं तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ये कहाँ पे एक्ट करता है या कहाँ पे क्लीवेज करता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपने बताना है कि जो ये पेपेन जो है वो एबो डाइसल्फाइड बॉन्ड एक्ट करता है, ठीक है ना। नाउ सेकेंडली, वन एंजाइमेटिक डाइजेशन में जब हम पैप्सिन, नाउ सेकंड इज़ व्हाट, पैप्सिन, जब हम पैप्सिन को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, पैप्सिन एंजाइम को यूज़ करते हैं, तो पैप्सिन जो है वो कहाँ पे क्लीव करता है, इम्यूनोग्लोबिन क्लीव्स इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल एट द पॉइंट बिलो द डाइसल्फाइड ब्रिज ऑफ द हिंद रीजन। हमने पेपेन को देखा कि ये पेपेन जो है वो यहाँ पे एबो द डाइसल्फाइड बॉन्ड एक्ट करता था, लेकिन जो पैप्सिन जो है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, बिलो द डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगी तो हमें कैसा मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। जो FAB रीजन होगा वो हमें एक साथ में ही मिलेगा, लेकिन पेपेन की केस में हमें अलग अलग मिला था। लेकिन पेप्सिन में क्या मिलता है, पेप्सिन की केस में हमें FAB2 मिलता है, मीन्स यानी जो FAB रीजन जो है वो क्या है, दीज आर नॉट फ्रैगमेंटेड, ठीक है ना। जो हमें FAB रीजन जो है वो हमें 1 FAB2 फ्रेगमेंट मिलता है, मतलब FAB के हमें 2 सब यूनिट्स बाउंड मिलते हैं, लेकिन पेपेन के केस में हमें ये अलग अलग मिलता था, ठीक है। और इसी तरह हमें कुछ स्मॉलर फ्रेगमेंट्स भी मिलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे, ये 2 चीज़ें हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो इनकी जो बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें हमने कहा कि कुछ बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। तो उस केस में क्या है, जो बॉन्ड्स को अगर हमने ब्रेक करना हो तो उस टाइप में हम क्या यूज़ करते हैं, बीटा मार्केप्टो इथेनॉल जो है वो हम यूज़ करते हैं इस एंटीबॉडीज़ के रिडक्शन के लिए। जब हम बीटा मार्केप्टो इथेनॉल जब हम यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये जो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स है हैवी चेन से या लाइट चेन से वो हमें मिल जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द एंजाइमेटिक डाइजेशंस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। जब एंजाइमेटिक डाइजेशन कराते हैं तो हमें किस किस तरह के फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम किस पे, फंक्शन पे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। तो मेन फंक्शन अगर एंटीबॉडी की करें तो मेन फंक्शन इज़ वर्ड, इट बाइंड्स, एंटीजन बाइंडिंग जो है इसकी मेन फंक्शन है, ठीक है ना। ये क्या करता है, जो एंटीबॉडी है इसकी मेन फंक्शन जो है एंटीजन के साथ में बाइंड करना। मेन फंक्शन जो है एंटीजन के साथ में बाइंड करना, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो कोई एंटीजन आता है तो ये एंटीबॉडी जो है वो इस एंटीजन के साथ में बाइंड करेंगे, ठीक है। एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी तो क्या हुआ, इट इज़ द
अब जब ये एंटीजन के साथ में बाइंड करते हैं तो किस रीजन के साथ में बाइंड करता है, FAB यानी फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, ये वाला रीजन जो है वो एंटीजन के साथ में बाइंड करते हैं, ठीक है ना, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ, प्राइमरी फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन ऑफ होस्ट, ठीक है ना। ये आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी तो उसका मेन काम यही है कि वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करे, ठीक है ना, प्रोटेक्ट द होस्ट, ठीक है। नाउ FAB फ्रैगमेंट, ठीक है ना, इट बियर्स द वेरिएबल रीजन इन्वॉल्व इन इंटरेक्शन विथ एन एंटीजन, ठीक है। तो इसी FAB रीजन में या FAB फ्रैगमेंट जो हमने अभी बताया उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है वेरिएबल रीजन एंटीबॉडी के FAB रीजन में क्या प्रेजेंट है, वेरिएबल रीजन प्रेजेंट है, जो क्या करता है, जो एंटीजन के साथ में बाइंड करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि कितना, मतलब वैलेंसी ऑफ एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी जो है वो कितने एंटीजन के साथ में बाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आपने ये याद रखना है कि जितना उसका ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपने ये याद रखना है, ये क्या है, एंटीबॉडी, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो जो हमने ये वाला पार्ट है, ये अपर वाला पार्ट है, ठीक है, जो मैंने लाइन खींचा, उस रीजन को हमने नाम क्या दिया है, FAB फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, जब हम एंजाइम के साथ में बाइंड करते हैं। और जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज़ द FC रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन है कि एक एंटीबॉडी जो है वो कितने एंटीजन के साथ में बाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसमें आंसर ये है कि नंबर ऑफ FAB रीजन इट पोजेसेस, अगर इसमें FAB रीजन कितने हैं, अगर FAB रीजन अगर इसमें FAB रीजन मान के चलो एक है तो ये एक एंटीजन के साथ में बाइंड करेंगे, ठीक है। अगर FAB रीजन 2 है, ठीक है ना, तो 2 एंटीजन के साथ में बाइंड करेंगे। और FAB रीजन अगर 3 है तो 3 एंटीजन के साथ में बाइंड करेंगे। ये आप टाइप्स में देखोगे IgG के केस में, उसमें FAB रीजन जो है वो पेंटामेरिक होता है, तो उसमें बहुत होता है, तो वो बहुत सारे एंटीजन के साथ में बाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखना है जितना FAB रीजन, FC रीजन नहीं, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन, एक एंटीबॉडीज़ में जितना FAB रीजन होगा उतना उसकी वैलेंसी होगी, यानी उतना वो एंटीजन के साथ में बाइंड कर सकेंगे, ठीक है। इफेक्टिव फंक्शन, नाउ बाइंडिंग, जो एंटीजन, 2 फंक्शन है एंटीबॉडीज़ की, एक है एंटीजन बाइंडिंग, वो कौन सा बाइंड करता है, मेनली द FAB रीजन यानी वेरिएबल रीजन, उसमें हाइपर वेरिएबल रीजन, और उसमें हमने देखा जो पैराटॉप है, ठीक है। तो ये हो गया जो एंटीजन बाइंडिंग का, तो वेरिएबल रीजन में इसका रूल होता है, या FAB फ्रैगमेंट का या FAB रीजन का जो एंटीजन के साथ में बाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एंटीजन के साथ में बाइंड किया। अब सेकंड फंक्शन है इफेक्टिव फंक्शन, अब कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, तो वो किसका रोल रहता है, इस FC रीजन का, ठीक है। FC रीजन हो गया ये ऊपर वाला हो गया FAB रीजन, और ये नीचे का हो गया, दिस इज़ द FC रीजन। जो इफेक्टिव फंक्शन जो है वो कौन प्ले करता है, वो FC रीजन रोल प्ले करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट, मतलब जब भी कोई एंटीजन एंटर करता है, ठीक है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी तो बाइंड कर लेती है, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी तो बाइंड कर लेती है, लेकिन बाइंड करने के बाद एक इफेक्टिव जो है रोल प्ले करना होता है, वो कौन प्ले करता है, FC रीजन, ताकि इस एंटीजन को क्या कर सके, टोटली न्यूट्रलाइज कर सके या एलिमिनेट कर सके, ठीक है। तो वो रोल प्ले करता है हमारा FC रीजन, ठीक है। इफेक्टर फंक्शन जो है वो कौन प्ले करता है, FC रीजन। नाउ वैरायटी ऑफ सेकेंडरी इफेक्टर फंक्शंस आर प्रोड्यूस लाइक, अब जो FC रीजन है, ठीक है ना, जो इफेक्टर फंक्शन जो FC रोल प्ले करता है उसमें क्या होता है, फिक्सेशन ऑफ कंप्लीमेंट, एंड सेकंड इज द बाइंडिंग टू वेरियस सेल टाइप्स, ठीक। तो इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, ये आप देख लो कि जो एंटीजन है यहाँ पे वो किसके साथ में बाइंड करेंगे, एंटीजन के साथ में बाइंड किया, ठीक है। तो ये एंटीजन अगर न्यूट्रलाइज नहीं होता है, ठीक है, बाइंड तो किया
ठीक है ना, लेकिन अभी इसको टोटली न्यूट्रलाइज एलिमिनेट नहीं किया, तो उस टाइम पे अगर इस एंटीबॉडी से नहीं हो रहा है तो ये दूसरे का हेल्प लेंगे, ठीक है। बाकी जो सेल्स है हमने देखा था मैक्रोफेज, ठीक है ना, मान के चलो अगर ये आईजीजी है तो इसका रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये इसके साथ में बाइंड करेंगे, ठीक है, ये इसके साथ में बाइंड करेंगे, ठीक है ना। इसके साइड में बाइंड करने के बाद क्या होगा, तो जो इफ़ेक्टर जो एफसी रीजन जो है वो जो फंक्शनल जो इफ़ेक्टर फंक्शन वो कैसे प्ले करेंगे, इधर बाय द फिक्सेशन ऑफ कम्प्लीमेंट फैक्टर्स की हेल्प से, ठीक है, या विद द हेल्प ऑफ वेरियस सेल्स, ठीक है ना। जैसे मान के चलते ये एक एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो सॉरी एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एंटीजन जो है इस एंटीबॉडी के साथ में बाइंड किया, थोड़ा ये इसके साथ में बाइंड किया, लेकिन ये न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, तो ये एंटीबॉडी अगर ये न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है एंटीजन, ठीक है ना, तो ये एंटीबॉडी बाकी सेल्स की हेल्प लेंगे, ठीक है। जैसे ये मान के चलो दिस एंटीजन इज़ आईजीजी, एंटीबॉडी कौन सा है ये आईजीजी, तो इसके रिसेप्टर जो है वो न्यूट्रोफिल पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, या मैक्रोफेज पे प्रेजेंट होंगे, न्यूट्रोफिल पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रोफिल के रिसेप्टर के साथ में बाइंड करेंगे, ठीक है ना। एक तो ऑलरेडी ये अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना, ये इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हुआ, तो ये न्यूट्रोफिल सेल की भी हेल्प लेंगे, तो न्यूट्रोफिल्स यहाँ से आएंगे तो ये भी अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी और सेल्स की भी हेल्प लेंगे, ठीक है ना, तो ताकि ये क्या हो जाए इजीली इस एंटीजन को क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके और एलिमिनेट कर सके फ्रॉम बॉडी, ठीक है। तो फिक्सेशन ऑफ या वेरियस कम्प्लीमेंट फैक्टर्स की हेल्प लेंगे, ठीक है ना, ताकि उस एंटीजन को इफ़ेक्टिवली बॉडी से रिमूव करें। नाउ फिर उसके बाद हम क्लासेस की बात करते हैं। अब क्या है जो क्लासेस इम्यूनोग्लोबिन की अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, या टाइप्स देखते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स की, तो बेस्ड ऑन द 5 टाइप्स ऑफ हेवी चेन्स, और जैसे हमने क्लास में भी कहा था जो हेवी चेन है, ठीक है ना, हेवी चेन के मेनली द कांस्टेंट रीजन, अगर हम कांस्टेंट रीजन है जो इम्यूनोग्लोबिन्स को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ हेवी चेन्स है, ठीक है, और इसी 5 टाइप्स ऑफ हेवी चेन की बेसिस पे क्या है 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है ना। और जो 5 इम्यूनोग्लोबिन्स है वो क्या क्या है, आईजीजी है, ठीक है ना, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी एंड आईजीई, दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी, ठीक है। नाउ फर्स्टली हम देखते हैं आईजीजी, ठीक है ना, आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन जी। तो सबसे पहले ये देखें तो इम्यूनोग्लोबिन जी जो है अगर हम इसकी थोड़ा सा फीचर्स देखें तो ये क्या है 70 to 80% ऑफ, हम अभी क्या देख रहे हैं आईजीजी को देख रहे हैं, ठीक है ना। 70 to 80% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबिन इन द बॉडी, अगर हम इम्यूनोग्लोबिन्स की, ठीक है ना, परसेंटेज देखें तो 70 to 80% क्या है, 70 to 80% दैट इज़ प्रेजेंट, वो क्या है इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है ना। हमारी बॉडी में 70 to 80% इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम डेली प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। और इट इज़ द इम्यूनोग्लोबिन जिसकी मैक्सिमम डेली प्रोडक्शन होता है, ठीक है। यानी अगर डेली प्रोडक्शन हम इम्यूनोग्लोबिन्स की देखें तो सबसे ज़्यादा डेली जो प्रोडक्शन जो होता है वो आईजीजी है, ठीक है, और इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 70 to 80% ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इन द बॉडी। और जब हम इसकी हाफ लाइफ पीरियड की बात करें, ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड हो गया लाइफ पीरियड, द हाफ लाइफ पीरियड जिसमें विच इज़ जो क्या है इम्यूनोग्लोबिन्स की क्या लाइफ स्पैन को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसकी हाफ लाइफ पीरियड की अगर हम बात करें तो ये कितना है 23 डेज़, ठीक है ना, 23 डेज़ इज़ इम्यूनोग्लोबिन की हाफ लाइफ पीरियड है, ठीक है। एंड जब हम सीरम इट इज़ हाईएस्ट सीरम कंसनट्रेशन थी, यानी अगर हम देखें सीरम कंसंट्रेशन, अगर सीरम में इम्यूनोग्लोबिन्स की कंसंट्रेशन देखें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है वो किसका है आईजीजी का है, ठीक है ना। नाउ अगर आईजीजी की अगर हम फर्दर सब टाइप्स देखें, ठीक है, क्या देखें सब टाइप्स, अगर
अभी हम टाइप्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इस आईजीजी की फर्दर अगर टाइप्स देखें, सब टाइप्स देखें, तो हमारे पास 4 हैं, IgG1, IgG2, IgG3 एंड IgG4। दीज आर द 4 सब टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है ना। और सारे जो है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। नाउ द सब क्लासेस वेरी इन बायोलॉजिकल फंक्शन, लेंथ ऑफ द हिंज रीजन एंड नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब इसमें क्या डिफरेंसेस है, अगर इन सब टाइप्स में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ये जो है वो डिफ़र करता है, इसकी बायोलॉजिकल फंक्शन में डिफ़र करता है, ठीक। इसकी जो हिंज रीजन है, हमने अभी देखा हिंज रीजन जो प्रेजेंट होता है, उसकी अगर हम लेंथ में देखें तो लेंथ में अगर हम देखें तो हिंज रीजन में हिंज रीजन की लेंथ वो भी डिफ़र करता है। और नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, अगर हम डाइसल्फाइड ब्रिजेस देखें तो उसमें भी डिफ़र करता है, क्या, ये सब टाइप्स ऑफ IgG, ठीक है। नाउ फंक्शन क्या है, मेनली जो IgG का फंक्शन क्या है ना, तो IgG इज़ द इम्यूनोग्लोबिन दैट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो IgG है, हम क्या पढ़ रहे हैं, IgG, ये एक ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, ठीक है ना, जब फीटल कंडीशन में होता है, व्हेन द फीटस, ठीक है ना, जब फीटल कंडीशन होता है, ठीक है ना, बेबी का, तो जो फीटस जो है उसके जब इम्यूनोग्लोबिन, जब उसमें एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन तो नहीं हुआ होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, फ्रॉम मदर ये जो IgG है, ठीक है ना, मदर में ऑलरेडी इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मदर से ये जो IgG है वो क्या हो जाता है, प्लेसेंटी के थ्रू क्रॉस होके ये फीटस में चला जाता है, और फीटस को क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब फीटल कंडीशन में इम्यूनोग्लोबिन इसके अपने प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है ना, एंटीबॉडीज़ तो नहीं बने होते हैं, तो फीटस को जो इम्यूनिटी के लिए जो एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत होता है, वो दैट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है इनटू द fetus एंड इट प्रोवाइड्स द इम्यूनिटी। और जो इम्यूनोग्लोबिन प्लेसेंटा के थ्रू पास होता है दैट इज़ IgG, ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबिन G। एंड दूसरा फंक्शन इसका देखें तो कंप्लीमेंट फिक्सिंग, ठीक है ना, जो इसकी FC रीजन है दैट कैन बाइंड टू द कंप्लीमेंट फैक्टर्स, ठीक है ना, एंड एक्टिवेट द क्लासिकल पाथवे ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। आपको ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, कंप्लीमेंट सिस्टम ये आपके 3rd यूनिट में है, लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ क्लियर कर लेना, जो FC रीजन है एंटीबॉडी की, IgG की जो FC रीजन है, ठीक, जब हम इस FC रीजन की, ये वाला रीजन FC रीजन जो है वो क्या करता है, ठीक है ना, दैट बाइंड टू द कंप्लीमेंट फैक्टर्स, जो हमारे कंप्लीमेंट प्रोटीन्स है उसके साथ में ये बाइंड करते हैं, ठीक है ना, ये कंप्लीमेंट प्रोटीन्स के साथ में बाइंड करते हैं, ठीक है। और जो क्लासिकल पाथवे है, ठीक है ना, कंप्लीमेंट सिस्टम का एक पाथवे है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, जो एंटीजेंस न्यूट्रलाइज नहीं हुआ होता है, ठीक है ना, उनको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। इसके तो 2 फंक्शन है, पहला ये प्लेसेंटा, 2 फंक्शन नहीं, पहले तो हमने देखा कि ये फिटनेस में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है एक फंक्शन, दूसरा कंप्लीमेंट फिक्सिंग, ठीक है ना, यानी ये क्लासिकल पाथवे को भी एक्टिवेट करता है, ठीक है ना, या कंप्लीमेंट फैक्टर्स को भी इन्वॉल्व करता है एंड एक्टिवेट द क्लासिकल पाथवे फॉर एलिमिनेटिंग और डिस्ट्रॉइंग द एंटीजन। और थर्डली जो फेगोसाइटोसिस हमने प्रोसेस देखा था, मेनली जो मैक्रोफेज, ठीक है ना, जो हमारे डेंड्राइटिक सेल्स, वो, ठीक है ना, जो फेगोसाइटोसिस शो करते हैं, तो इसमें क्या है, फेगोसाइटोसिस में इस इम्यूनोग्लोबिन का रोल होता है IgG का, ठीक है ना, और मेनली उसमें कौन सा है, IgG1 एंड IgG3। अब इसका क्या है, जो IgG1 और IgG3 है, ये FC रिसेप्टर को क्या हो जाता है, बाइंड कर जाते हैं, ठीक है ना, ऑन फेगोसाइट्स with high affinity and enhance the phagocytosis of antigen bound to it, ठीक है। तो जो इम्यूनोग्लोबिन्स IgG1 और IgG3 है, वो फेगोसाइट, जैसे मैंने अभी कहा न्यूट्रोफिल की केस में, न्यूट्रोफिल इज ऑल्सो ए फेगोसाइटिक सेल, ठीक है, इसके रिसेप्टर प्रेजेंट है इस पे, ठीक है ना, IgG
दिस इज़ IgG1, ठीक है। एंड ये क्या है, एक मिनट सॉरी, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक बड़ा सा क्या आ गया है, एंटीजन, ठीक है ना। तो IgG1, ठीक है ना, ये इसके क्या है, एंटीजेनिक पार्टिकल है। यहाँ पे एंटीजेनिक पार्टिकल है, यहाँ पे भी एंटीजेनिक पार्टिकल है। तो ये एंटीबॉडी से न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मान के चलते हैं IgG1 और IgG3 जो है वो इसके साथ में बाइंड हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो एंटीजन है ये अभी न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है। तो ये एंटीजन, ये जो IgG1 ये वाला और IgG3 है, ये इनके जो FC रिसेप्टर्स हैं, ये वाले जो FC रीजन हैं, ठीक है ना, वो FC रिसेप्टर ये न्यूट्रोफिल मान के चलते हैं, न्यूट्रोफिल, इन पे किसका, ये IgG1 और IgG3 के रिसेप्टर्स इन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इम्यूनोग्लोबिन इनके साथ में बाइंड होगा, इन न्यूट्रोफिल्स के साथ में बाइंड होगा, जिनके रिसेप्टर्स इनके सरफेस पे प्रेजेंट है। और ऑल टुगेदर विद द हेल्प ऑफ दीज सेल्स, इन सेल्स का हेल्प लेके क्या करेंगे, ये एक इफ़ेक्टिव जो है रिस्पॉन्स करेंगे, इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स करेंगे और इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करेंगे। वो कैसे करेंगे, जैसे मान के चलो जब ये न्यूट्रोफिल इनके साथ में बाइंड हुआ तो न्यूट्रोफिल जो है वो कुछ साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, कुछ साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक, इस तरीके से। तो उस साइटोकाइंस के रिस्पॉन्स में और भी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ यहाँ पे आ जाएंगे साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, या जो एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको फुली कवर करेंगे और इसको क्या कर देंगे, टोटली न्यूट्रलाइज कर देंगे या नलीफाई और एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। सो फेगोसाइटोसिस में IgG का रोल रहता है, ठीक है ना। तो IgG जो है वो मीडिएट द प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन, जो प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को क्या करते हैं, मीडिएट करते हैं, ठीक है ना। एंड प्लेज ए मेजर रोल इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स, जब भी कोई टॉक्सिन हमारे बॉडी में एंटर करते हैं उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करने में एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है ना। एंड जो इम्यूनोग्लोबिन है इज रेज्ड आफ्टर अ लॉन्ग टर्म फॉलोइंग इन्फेक्शन एंड रिप्रेजेंट्स क्रॉनिक एंड पास्ट इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो मेनली जो IgG है वो मेनली कब अपना रोल प्ले करता है, जब कोई इन्फेक्शन जो है वो क्या हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, तो उस केस में भी IgG का रोल रहता है, ठीक है। नाउ सेकंड टाइप इज़ द IgM, ठीक है ना। अभी हमने देखा IgG, ठीक है। IgG का हमने स्ट्रक्चर जो देखा दैट वाज, वो ऐसा डायमेरिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो हम अभी तक बना रहे थे, ठीक है ना। IgG का स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ लाइक दिस, इसी तरीके से जो वाइस शेप्ड स्ट्रक्चर है वो IgG का है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है IgM का। IgM का स्ट्रक्चर जो है दिस इज़ द IgM का स्ट्रक्चर जो है वो पेंटामेरिक होता है, ठीक है ना। इसमें 5 एंटीबॉडीज़ जो है आप देख सकते हो, पेंटामेरिक है ये, ठीक है ना, इसीलिए इसको पेंटामेरिक भी बोलते हैं। 1 2 3 4 5 ये हो गया, ये किसका स्ट्रक्चर है, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ IgM, ठीक है ना। इसमें क्या प्रेजेंट है, J चेन भी प्रेजेंट होता है जो इन एंटीबॉडीज़ को क्या करता है, बाउंड करके रख देते हैं, ठीक है ना, इनको ऐसे बाउंड करके रखते हैं, तो उसके लिए क्या है, J चेन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ ये IgM जो है, IgM इट इज़ द अगर मॉलिक्यूलर वेट को देखें तो इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सबसे ज़्यादा होता है बीइंग ए पेंटामेरिक इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है ना। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इंट्रावेस्कुलर कंपोनेंट में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे, इंट्रावेस्कुलर में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। वेस्कुलर रीजन मतलब ब्लड वेसल्स में, ठीक है, ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वहाँ पे एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एंड नॉट इन द बॉडी फ्लूइड्स और सिक्रेशंस, ये बॉडी फ्लूइड्स या सिक्रेशंस में ये प्रेजेंट नहीं होंगे, जो बाकी बॉडी फ्लूइड्स है, ठीक है ना, या सिक्रेशंस होते हैं जो हमारे, ठीक है ना, उनमें प्रेजेंट नहीं, बल्कि इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द इंट्रावेस्कुलर, वेस्कुलर रीजन में ही, वेस्कुलर रीजन में नहीं, इन द ब्लड में ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। एग्जिस्ट इन मोनोमेरिक एंड पेंटामेरिक फॉर्म्स, अब ये मोनोमेरिक भी हो सकता है, ये इसका पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये मोनोमेरिक भी हो सकता है। मोनोमेरिक स्ट्रक्चर मीन्स यही स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर हम इसको क्या बोलेंगे, जो मैंने बनाया है दिस इज़ मोनोमेरिक। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे स्लाइड में, दिस इज़ द पेंटामेरिक स्ट्रक्चर ऑफ
IgM, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब हमने कहा था कि इसके साथ में कितना एंटीजन बाइंड करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं FAB रीजन कितना प्रेजेंट है इसमें, 10 FAB रीजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FAB रीजन है, ठीक है ना। यानी 10 वैलेंसी से तो 10 एंटीजन जो है वो इसके साथ में बाइंड करेंगे। लेकिन मोनोमेरिक केस में हमने क्या देखा था, 2 FAB रीजन है, 1 2, तो 2 एंटीजन ही इसके साथ में बाइंड करेंगे, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, ठीक है, IgM का, एक्यूट इन्फेक्शन, फर्स्ट एंटीबॉडी, ये आपने याद रखना है। जो IgM है दैट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, फॉलोइंग इन्फेक्शन। जब भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना, जब भी पहले हमें एक एक्यूट इन्फेक्शन जो है वो हमें 2 तरह के होते हैं इन्फेक्शन जो है। जो इन्फेक्शन रहता है वो एक रहता है एक्यूट, ठीक है ना, और दूसरा जो रहता है वो क्रॉनिक। यानी इन्फेक्शन अगर 4 से 5 दिन के लिए रहा तो उसे हम एक्यूट इन्फेक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। वो ज़्यादा उसका कोई वो नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा आप उसकी टेंशन नहीं ले सकते हो। लेकिन कोई इन्फेक्शन जो है वो आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा 15 टू मंथ्स या 2 महीने तक रहे तो उस टाइम पे जो इन्फेक्शन होता है वो क्रॉनिक होता है, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी है, ये IgM जो है दैट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस फॉलोइंग इन्फेक्शन। मतलब जब भी इन्फेक्शन हो, एक्यूट इन्फेक्शन हो, सबसे पहला एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है दैट इज़ IgM, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है एक एक्यूट इन्फेक्शन को, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी। इट इज़ नोन एज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी, ठीक। नाउ कम्प्लीमेंट फिक्सिंग, ये भी जिस तरह IgG का रोल देखा, ये भी कम्प्लीमेंट फिक्सिंग में इसका रोल होता है, ठीक है। यानी ये कम्प्लीमेंट फैक्टर्स के साथ बाइंड करेंगे। IgM जो है कम्प्लीमेंट फैक्टर्स के साथ में बाइंड करके जो क्लासिकल पाथवे है उसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। नाउ प्रेजेंट ऑन द बी सेल सरफेस, जो IgM है एंड सर्व एज ए बी सेल रिसेप्टर फॉर एंटीजन बाइंडिंग। ये देखो, हमने बी सेल के केस में आपको उस टाइम पे बताया था कि उस पे जो एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होता है वो IgM है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कहते हैं जो IgM है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। एंड सर्व एज ए बी सेल रिसेप्टर, और ये वहाँ पे प्रेजेंट है और एक्ट एज ए बी सेल रिसेप्टर, और ये एंटीजन के साथ में बाइंड करते हैं तो ये जो IgM है दैट सर्व एज ए बी सेल रिसेप्टर फॉर एंटीजन बाइंडिंग। यानी बी सेल के लिए ये क्या करता है, बी सेल रिसेप्टर के तौर पे काम करता है ताकि एंटीजन के साथ में बाइंड हो। एंड ऑल्सो एक्ट एज ऑप्सोनिन्स, ये एक्ट करता है ऑप्सोनिन्स, यानी बाइंड इज एंटीजन विच इज़ देन ईजिली रिकॉग्नाइज्ड एंड रिमूव, ठीक है। ऑप्सोनिन के तौर पे काम करता है, मीन्स ये हेल्प करता है, ठीक है। ऑप्सोनिन हम किसको कहेंगे, उस मॉलिक्यूल को कहेंगे जो हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे न्यूट्रोफिल था, हमने देखा न्यूट्रोफिल के सरफेस पे इस एंटीबॉडी का रिसेप्टर प्रेजेंट है और ये एंटीजन के साथ में बाइंड है, ठीक है ना। अब इस एंटीजन, ये एंटीबॉडी हेल्प कर रहा है किसको, इस न्यूट्रोफिल को, इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एंटीबॉडी जो है वो हेल्प कर रहा है। मान के चलो दिस इज़ द IgM, ठीक है ना। तो ये जब हेल्प कर रहा है तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, ऑप्सोनिन बोलेंगे, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। तो ये IgM है, ये एक्ट करता है एज एन ऑप्सोनिन जो एंटीजन के साथ में बाइंड करेगा, विच इज़ देन ईजिली रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है ना, और इसको रिमूव कराएंगे विद द हेल्प ऑफ अदर सेल्स, ठीक है। सो दे ऑल्सो एक्ट एज एन ऑप्सोनिन्स, ठीक है। नाउ फीटल इम्यूनिटी में भी इसका रोल है, ठीक है। फीटल इम्यूनिटी में इट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी सिंथेसाइज्ड इन द फीटल लाइफ, ठीक है। ये फर्स्ट एंटीबॉडी आपने याद रखना है, जो IgM है दैट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन अडल्ट आल्सो, और फेटल कंडीशन में भी ये IgM जो है सबसे पहले प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। और ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है मेनली अगेंस्ट द इंट्रावेस्कुलर ऑर्गेनिजम्स, जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होंगे एंटीबॉडीज़, उनके अगेंस्ट में ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। और मीडिएट द एग्लूटिनेशन 20 टाइम्स मोर इफेक्टिव इन बैक्टीरियल एग्लूटिनेशन देन IgM जो है। जब एग्लूटिनेशन करना हो, ठीक है ना, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ये इट इज़ इफ़ेक्टिव
इम्यूनोग्लोबिन, ये 20 टाइम्स इसकी जो एग्लूटिनेशन प्रोसेस है वो 20 टाइम्स इफ़ेक्टिव है देन दैट ऑफ IgG, ठीक है ना। नाउ थर्ड जो क्लास है दैट इज़ द IgA जो क्लास है, IgA जो इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है ना, इट इज़ द सेकंड मोस्ट एबंडेंट, ठीक है ना। सबसे पहले देखा IgG वाज द मोस्ट एबंडेंट, लेकिन जो उसके बाद हम देखते हैं IgA है वो सेकंड मोस्ट एबंडेंट है, लेकिन इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10 to 15% ऑफ टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबिन। जब हम सीरम में इनकी कंटेंट देखते हैं वो 10 to 15% ही होता है, ठीक है। इसके दो सब क्लासेस हैं दैट इज़ IgA1 एंड IgA2, ठीक है। नाउ सीरम इम्यूनोग्लोबिन IgA और सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन ए होता है। जो इम्यूनोग्लोबिन है इसके फर्दर दो टाइप्स है, ठीक है। एक जो प्रेजेंट है किसमें, सीरम में, यानी सीरम में जो वैसे तो सारे एंटीबॉडी सीरम में ही प्रेजेंट होंगी, लेकिन हमने बोला सेकंड मोस्ट एबंडेंट। यहाँ पे एक आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये जो IgA है ये हमने बताया इट इज़ द सेकंड मोस्ट एबंडेंट। IgG जो था वो कितना था, नियरली 70 to 80% जो है IgG था, लेकिन ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट है बट सिर्फ 10 to 15% ही है, ठीक है ना, सीरम में। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है जब ये प्रोड्यूस हुआ सीरम में IgA, तो जो सीरम इम्यूनोग्लोबिन है ये वहाँ से क्या होंगे, ये वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है किस में, जो हमारे एक्सटर्नल सिक्रेशंस है ना, यानी जो एक्सटर्नल सिक्रेशंस जो होते हैं जिसे उनमें ये ट्रांसफ़र हो जाती है, तो ब्लड में इसकी कंटेंट जो है वो कम रहता है, इसीलिए हम देखते हैं ये ओनली 10 to 15% ही है किसमें, सीरम में, ठीक है। बाकी जो IgG को अगर हम देखें तो वो 80% होता है। IgG was the most abundant and IgA is the second most abundant, but its content is only 10 to 15% in the सीरम इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। तो IgA जो है वो सीरम में प्रेजेंट होता है, उसको सीरम इम्यूनोग्लोबिन A कहेंगे। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ ऑल्सो जब ये ट्रांसफ़र हो जाता है ब्लड से एक्सटर्नल सिक्रेशंस में, तो हम उस टाइम में इसको क्या कहेंगे, सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन A, ठीक है ना। जो सीरम इम्यूनोग्लोबिन A है वो इंटरेक्ट्स विद द FC रिसेप्टर्स एक्सप्रेस्ड ऑन द इम्यून इफेक्टर सेल टू इनिशिएट वेरियस फंक्शंस लाइक ADCC, ठीक है, ये आप बाद में पढ़ोगे कि किस तरीके से मैकेनिज्म होता है, एंड डीग्रेनुलेशन ऑफ इम्यून सेल्स। जो IgA है इसकी कंटेंट जो है आपको मेनली कहाँ पे, एक्सटर्नल सिक्रेशन में ज़्यादा मिलेंगे, और सीरम में इसकी कंटेंट जो है वो कम है, ठीक है ना। और इसकी जो FC रीजन है, ठीक है ना, इसका जो FC रीजन है वो किसके साथ में, वो कहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं, FC रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं इम्यून जो इफेक्टर सेल्स है, ठीक है ना। वो इफेक्टर सेल्स जो है, जैसे इफेक्टर सेल्स हमारे क्या हैं, प्लाज्मा सेल्स, ठीक है ना। जो इफेक्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन पे ये एक्सप्रेस हो जाते हैं, और इट हेल्प्स इन डीग्रेनुलेशन ऑफ इम्यून सेल्स में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ इसकी अगर देखें सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन, ये आप देखो जो सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है ना, जो IgA का स्ट्रक्चर आप ऐसे देखोगे, किस तरीके से, ऐसे हैं जो इसमें दिया है, ठीक है। इसमें क्या है, लाइट चेन है, ठीक है ना, हेवी चेन है, ठीक है ना। जो IgA का स्ट्रक्चर जो होगा वो आपको इस तरह मिलेगा, ठीक है ना। A वाला पोर्शन है ये IgM का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, पेंटामेरिक। और जो B वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है ना, कौन सा वाला, ये वाला राइट साइड वाला, ये है IgA का स्ट्रक्चर। इसमें आपको लाइट चेन मिलेगा ब्लैक कलर से, हेवी चेन मिलेगा, ठीक है ना। J चेन है जो किसको, हेवी चेन्स को बाइंड करके रखते हैं। और इसमें एक और कंपोनेंट है दैट इज़ नोन एज द सेक्रेटरी कंपोनेंट, ये है सेक्रेटरी कंपोनेंट, ठीक है, जो IgA में प्रेजेंट है, ठीक है ना। जब ये ब्लड से एक्सटर्नल सिक्रेशंस में चले जाते हैं तो उसमें एक और कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, उसको हम सेक्रेटरी कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मैं अभी क्लियर करता हूँ कि ये है डायमेरिक इन नेचर। अभी तक जो हमने IgG का स्ट्रक्चर देखा दैट वाज मोनोमेरिक, वो ऐसे ही था इस तरीके से, ठीक है ना, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको हमने बोला मोनोमेरिक।
और जो इसको हमने बोला मोनोमेरिक, ठीक है। जो आईजीएम का स्ट्रक्चर था उसको हमने बोला पेंटामेरिक, क्योंकि उसमें 5 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। लेकिन आईजीए का जो है दैट इज़ डायमेरिक, ठीक है ना, डायमेरिक, यानी ये आप देख सकते हो इसमें 2 इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन्वॉल्व है। इसमें 5 है तो पेंटामेरिक, 2 है तो डायमेरिक, और इसमें एक ही है तो आईजीजी में एक ही है तो मोनोमेरिक, ठीक है। सो दिस इज़ आईजीए की बात हो रहा है, दैट इज़ डायमेरिक इन नेचर। ये क्या है, डायमेरिक है, ठीक है ना। 2 इम्यूनोग्लोबिन ए मोनोमेरिक यूनिट्स आर ज्वाइंट बाय द जी चेन, ठीक है ना। इसमें क्या है, 2, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 2 मोनोमेरिक इम्यूनोग्लोबिन जो है वो ज्वाइंट हो गया है जी चेन की हेल्प से। तो दीज आर व्हाट, दीज आर द डायमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन ए, ठीक है ना। नाउ इसमें क्या है, ऑल्सो प्रेजेंट ए सेक्रेटरी कंपोनेंट जो है वो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। जो ये येलो कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है ना, दैट इज़ द सेक्रेटरी कंपोनेंट जो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट होते हैं जब एक्सटर्नल सिक्रेशंस में, जब एक्सटर्नल, अभी मैंने बताया कि जो ब्लड में इसकी कंटेंट इसलिए कम होता है क्योंकि ये एक्सटर्नल सिक्रेशंस में चले जाते हैं। अब एक्सटर्नल सिक्रेशंस की बात करें तो कहाँ चले जाते हैं ये, इट इज़ फाउंड इन द मिल्क, ठीक है ना। जो मदर मिल्क है वहाँ पे आपको मिलेगा, सैलिवा में मिलेगा एंड टीयर्स में। तो ये प्रेजेंट होते हैं एक्सटर्नल सिक्रेशंस में। ये है तो सेकंड मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन है, बट इसकी कंटेंट जो है वो 10 to 15% ही है। 10 to 15% इसलिए है क्योंकि ये सीरम में जब बहुत ज़्यादा, जब इसकी प्रोडक्शन हुआ तो वो ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पे, एक्सटर्नल सिक्रेशंस में, मिल्क में, टीयर्स में, सैलिवा में। तो उस टाइम पे इसमें क्या सेक्रेटरी कंपोनेंट्स भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी फंक्शन मेनली क्या है, मीडिएट्स द म्यूकोजल इम्यूनिटी और लोकल और म्यूकोजल इम्यूनिटी, यानी ये जब एक्सटर्नल सिक्रेशन में प्रेजेंट होंगे टीयर्स में, सैलिवा में, तो ये आपको जो म्यूकोजा में, ठीक है ना, इनमें क्या है, मेनली हमारे जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है तो उसमें ये प्रेजेंट है, तो वो वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी अगेंस्ट मेनली द बैक्टीरिया जो एंटर करते हैं, अगेन लाइक साल्मोनीला या वाइब्रिया, जो बैक्टीरिया एंटर करेंगे वहाँ से, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन, वहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। टीएस में प्रेजेंट है, कोई बैक्टीरिया अगर आई में चले जाए तो वहाँ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। फिर उसके बाद मिल्क में, अगर ब्रेस्ट मिल्क में अगर हम देखें तो मिल्क में ब्रेस्ट मिल्क इज़ रिच इन, अभी हमने कहा कि एक्सटर्नल सिक्रेशंस में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें आईजीए की जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब तो उसका मेन काम यही है, तो इसलिए वो ब्रेस्ट मिल्क में इतना ज़्यादा है ताकि वो प्रोटेक्शन किसको करे, जो इन्फेंट को, ठीक है ना। जब फेटस, जब कोई इन्फेंट जब 1 या 1.5 साल के होता है तो मेनली हम उसको ब्रेस्ट मिल्क ही, मदर मिल्क ही फीड कराते हैं। क्यों, क्योंकि मेनली तो उसमें हमें जो कौन सा ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो इन्फेंट की गट को प्रोटेक्शन करेगा, वो आईजीए है, ठीक है ना। आईजीए है जो एक्सटर्नल सिक्रेशंस में प्रेजेंट होते हैं लाइक टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क एंड सैलिवा, जो आपको प्रोटेक्शन करेगी, ठीक है। सो दिस वाज द आईजीए। नाउ उसके बाद है आईजीई। आईजीई जो है वो सबसे, दिस इज़ द लोवेस्ट सीरम कंसंट्रेशन, ठीक है ना। इसमें जो कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो आईजीई जो है वो इट इज़ द लीस्ट इम्यूनोग्लोबिन दैट इज़ प्रेजेंट इन द सीरम, ठीक है ना। और उसकी जो हाफ लाइफ है सबसे कम है, शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ पीरियड है, ठीक है ना। और जब हम इसकी प्रोडक्शन को देखते हैं तो मेनली मिनिमम होता है, डेली प्रोडक्शन जो है वो बहुत मिनिमम है, शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड है, एंड सीरम कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम है, ठीक है ना। एफिनिटी फॉर द सरफेस ऑफ टिश्यू सेल्स में, जो आईजीई की एफिनिटी है वो किसके लिए है, मेनली जो टिश्यू सेल्स है, जो टिश्यूज़ में हमारे जो मास सेल है, ठीक है ना, जिसका मेनली रोल किस में रहता है, जब सेंसिटिविटी, ठीक है ना, जब हाइपर सेंसिटिविटी कंडीशंस में जो मास सेल्स का रोल रहता है तो उसमें आईजीई का ही रोल रहता है, ठीक है। तो ये आईजीई का जो, ठीक है, तो आईजीई की अगर हम फंक्शन की बात करें तो पोटेंट मीडिएटर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एंड सेकंड इज़ द एलिवेटेड इन द हेलमिंथ इन्फेक्शन, जब मेनली जो एलर्जिक कंडीशंस होता है उस केस में, ठीक है ना, या पैरासिटिक कंडीशंस हो लाइक हेलमिन इन्फेक्शन हो वगैरह हो, तो उस टाइम पे आईजीई जो इम्यूनोग्लोबिन है इसका रोल
रहता है, ठीक है। एंड लास्टली वी हैव दैट इज़ IgD है, ठीक है ना। IgD जो है फाउंड एज ए मेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबिन ऑन बी सेल्स, ठीक है। हम बी सेल की अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, बी सेल पे 2 इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एक हमने आपको ये क्लास में भी बताया था, ठीक है। तो ये वाला है IgG का, ठीक है ना, IgG इम्यूनोग्लोबिन, एंड सेकंड इज़ द IgD। ये स्ट्रक्चर मैंने क्लास में बनाया है, आप लोग कॉपी भी देख सकते हो। सो ये क्या है, जो IgD जो है वो कहाँ पे, इट इज़ फाउंड एज ए मेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबिन ऑन द बी सेल सरफेस। बी सेल सरफेस पे आपको, ठीक है ना, बी सेल के सरफेस पे ये इम्यूनोग्लोबिन मिलेगा, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, एक्ट एज ए बी सेल रिसेप्टर अलॉन्ग विद IgM, ओ ठीक है ना, जो सॉरी हाँ, बी सेल के जो सरफेस पे, हाँ, जो बी सेल पे सरफेस पे आपको मिलेगा, ठीक है ना, ये दैट विल एक्ट एज ए रिसेप्टर, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये IgM हुआ, एंड सेकंड इज़ द IgD, ठीक है ना। IgG नहीं बल्कि IgM है, ठीक है। और जो IgD है वो आपको बी सेल के सरफेस पे मिलेगा, ठीक है। तो तो ये एंटीजन को क्या करेंगे, मेनली रिकॉग्नाइज़ करेंगे, ठीक है ना, और इसको रिकॉग्नाइज़ करने के बाद इंटरनलाइज कराएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, फिर फर्दर इस बी सेल का क्या होगा, जो बी सेल है दैट विल डिफरेंशिएट फर्दर, फर्स्टली इट विल प्रोलिफरेट बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, फिर उसके बाद ये डिफरेंशिएट होगा इनटू प्लाज्मा सेल, ठीक है ना, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। एंड ये जो प्लाज्मा सेल है वो क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करेगी अगेंस्ट द एंटीजन जो एंटर किया है, ठीक है ना। तो IgD का रोल जो है वो हम बी सेल के सरफेस पे देख सकते हैं, ठीक है ना। सो इट विल remain, it will be found as a membrane immunoglobulin on the surface of the B cells। तो ये एक्टेस क्या करेंगे, बी सेल के रिसेप्टर के तौर पे काम करेंगे अलॉन्ग विद IgM। इसमें क्या है, दूसरा जो सेल सरफेस इम्यूनोग्लोबिन जो प्रेजेंट है बी सेल पे, ठीक है, वो क्या है, IgM है, अलॉन्ग विद दिस IgD भी उसके सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट। तो हमने इसमें क्या देखा, आपको थोड़ा सा रिकैप कराते हैं। हमने क्लासेस में मेनली क्या देखा, क्लासेस में हमने 5 इम्यूनोग्लोबिन्स देखे, ठीक है ना, 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स, दैट इज़ IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, ठीक है ना, 5 क्लासेस। और हमने देखा जो IgG है दैट इज़ द मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट है किसमें, इन द सीरम, ठीक है ना। और डेली प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, IgG की होती है, और सबसे ज़्यादा लाइफ पीरियड जो है वो IgG का ही होता है, ठीक है ना। सीरम में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इसी के ही होते हैं, और इसके 4 सब टाइप्स है, IgG1, G2, G3 एंड G4, ठीक है ना। अब फंक्शंस इसका क्या है, ये चीज़ आपने याद रखना है कि एक वाहिद, सो आपने ये याद रखना है कि जो आपका ये कम्पिटेटिव क्वेश्चन में आपको पूछा ही जाएगा कि विच इज़ द इम्यूनोग्लोबिन जो प्लेसेंटा क्रॉस करके फिटस में जाके इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो आपने बताना है दैट इज़ IgG, ठीक है ना। तो इसका रोल किस में है, कम्प्लीमेंट फिक्सिंग में भी है, फेगोसाइटोसिस में भी है, ठीक है ना। और मेनली जो टॉक्सिन्स बॉडी में एंटर करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। नाउ IgM की जो स्पेसिफिक बात है ये क्या है, सबसे पहले तो पेंटामेरिक है, ठीक है ना, मेनली प्रेजेंट इन द इंट्रावास्कुलर रीजन में ये प्रेजेंट होता है, और फ्लूइड्स में या सिक्रेशंस में ये प्रेजेंट नहीं होता। और हमने देखा कि फ्लूइड और सिक्रेशंस में मेनली IgA जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसकी जो इन्फेक्शन है IgM की आपको ये याद रखना है कि दिस इज़ द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन दैट इज़ प्रोड्यूस, ठीक है ना। जब बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी तो सबसे पहला जो एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होते हैं वो IgM है, ठीक है ना, एक्यूट इन्फेक्शंस में। फिर उसके बाद अगर आपकी इन्फेक्शन जो है वो क्रॉनिक रहता है, ठीक है ना, पहले एक हफ्ते 5 से 7 दिन के लिए IgM प्रोड्यूस होगी, लेकिन जब वो उसके बाद जो है वो स्विचिंग हो जाता है IgM से IgG, फिर 7 दिन के बाद IgG की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द IgM की फंक्शन है, ठीक है ना। नाउ फीटल इम्यूनिटी में भी क्या है, ये पहला एंटीबॉडी है जो
प्रोड्यूस होता है फीटल लाइफ में, ठीक। आईजीए जो है दैट इज़ द सेकंड मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है ना। और ये क्या प्रेजेंट होता है जब सेकंड मोस्ट एबंडेंट है, तो बट सीरम में इसकी कंटेंट जो है वो 10 to 15% ही है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आईजीए जो है वो सीरम से यानी ब्लड में से वो ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पे, एक्सटर्नल सिक्रेशंस में, ठीक है ना। जब एक्सटर्नल सिक्रेशन में, तो आप इसमें स्ट्रक्चर जो है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो डायमेरिक है, ठीक है ना, जिसमें एक सेक्रेटरी कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल सिक्रेशंस यानी ब्रेस्ट मिल्क में आपको मिलेगा, ठीक है ना, सेलिवा में, टीयर्स में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आईजीई जो है दैट इज़ द इम्यूनोग्लोबिन जिसकी कंसनट्रेशन जो है वो सबसे लोवेस्ट है, शॉर्टेस्ट लाइफ पीरियड है, ठीक है। और आईजीडी जो होता है मेनली बी सेल पे आपको मिलेंगे एज ए मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, तो जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स पढ़े, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच।